तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एंड टीवी एक्टर संयोगिता भावे जी की। संयोगिता भावे जी की बात करें तो मराठी एंड इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री का जाना-माना नाम है। उन्होंने बातें कुछ अनकही सी, गुम है किसी के प्यार में, धड़कन, लचा इत्यादि काफ़ी हिट सीरियल में काम किया है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. How are you? आई एम गुड एंड यू? I'm good. I'm good. एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो? ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं कि जब कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि देखिए जब हम जब मुंबई से नहीं होते, हम मुंबई के बाहर से मुंबई में आते हैं जी। अपना एक झंडा गाड़ने के लिए कि आप क्या हो ये दुनिया को दिखाने के लिए इस इंडस्ट्री में आने आने की कोशिश करते हैं। और जब आपके पास कोई गॉडफादर नहीं होता है तो आपको बहुत लगन से, बहुत मेहनत से कोशिश करनी पड़ती है एक मुकाम हासिल करने के लिए। और यही मेरे साथ भी हुआ जब मैं मुंबई आई थी पहली बार। तो थिएटर वालों से पहचान थी, कुछ कनेक्शंस मिले कि आप यहाँ जाके मिलिए, वहाँ जाके मिलिए, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि अरे इनको कास्ट करिए करिए। और मुझे वो चाहिए भी था नहीं था। मुझे चाहिए था कि आप मेरी एक्टिंग टैलेंट देखिए, मेरा स्किल देखिए, अगर आपको मेरा स्किल पसंद आए तो आप मुझे कास्ट कीजिए। तो ऐसा हुआ कि पहले 1 दिन के 2 दिन के रोल मिलते गए। कभी नाराज नहीं हुई कि अरे जी। इतना छोटा रोल। तो मैंने सोचा कि इसमें भी कुछ अपना दिखा दूं, अपनापन एक कुछ अलग दिखा दूं, तो हो सकता है कि आगे जाके मुझे अच्छे रोल मिलेंगे। और ऐसा ही हुआ। एक कैमियो करने गई थी जी। जो ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द सीरियल वो ट्रैक रहा, वो कैरेक्टर रहा। और बाय गॉड ग्रेस आई वन एन अवार्ड आल्सो फॉर दैट एज अ सपोर्टिंग एक्टर। तो बहुत अच्छा लगा कि कोई मेरे पीछे नहीं था धकेलने के लिए, खुद चल के गई थी, खुद मेहनत की, खुद कोशिश की, तो ये करना पड़ा हैट्स और ऑफ। जिसका फल मिला मुझे ज़रूर। जी, जी, बिल्कुल मैम। और जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती।
और जिस तरह से आपने लोगों एब्सोल्युटली। के दिलों में एक अलग पहचान बनाई, एक अलग छाप छोड़ी है, उसके लिए मैं सैल्यूट करना चाहूँगी क्योंकि मैंने आपके काफ़ी सीरियल देखे हैं। तो और मुझे बहुत ही अच्छा कैरेक्टर लगा सिया की राम एंड सीआईडी गुम है किसी के प्यार में और अभी आप बातें कुछ अनकही सी जिसमें आप बहुत ही कमाल कर रही हो मैम। जी, लेकिन इससे थैंक पहले यू। मैम मैं आपको आपके हुँ, बचपन की ओर ले जाना चाहूँगी। आपका बचपन की कुछ यादें, आपका बचपन कैसा रहा है? और मैम हुँ, आप हुँ। तो एक प्रसिद्ध लेखक आदरणीय श्री यशवंत गोपाल जोशी जी की पोती भी हो, लेकिन आपने उनका कभी सहारा नहीं लिया और आप अपनी मेहनत और जुनून से इंडस्ट्री में आपने एक अलग पहचान बनाई है। तो ये जी, बचपन जी। कैसा रहा है और आपका अभिनय के प्रति रुझान, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे? बचपन तो मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि मेरे पापा डॉक्टर थे। वो एक विलेज में प्रैक्टिस करते थे। मेरी मम्मी जो इतने प्रसिद्ध लेखक की बेटी थी, तो कहीं न कहीं साहित्य, नाटक, फ़िल्म इससे एक कनेक्शन था, जो शायद जब मैं उनके पेट में थी तभी से शायद वो संस्कार मुझ पे हो रहे थे। हालाँकि इट्स अनफॉर्च्यूनेट कि मैं अपने नाना जी को देख नहीं पाई क्योंकि मेरे जन्म से 3 साल पहले वो गुज़र गए। लेकिन उनके बारे में बचपन से हमने इतना सुना है और मेरे पापा वसंत व्याख्यान माला का आयोजन करते थे। तो बड़े-बड़े लेखक, बड़े-बड़े कवि हमारे घर पे आते थे। तो उनसे मुलाकात होती थी, उनसे मेरे नाना जी की तारीफ़ सुनती थी मैं। तो कहीं न कहीं उनके ज़रिए मैंने अपने नाना जी को देख लिया था। जी। एक जो एक होता है ना कि हर एक पोती चाहती है कि अपने नाना जी से प्यार मिले, वो मुझे प्यार करे या अपनी गोदी में बिठा के खिलाए। अनफॉर्च्यूनेटली मेरे नसीब में वो नहीं था। बट इन लोगों की वजह से मुझे मैं अपने नाना जी को जान पाई और मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा था क्योंकि मम्मी से सुनती थी, मासियों से सुनती थी कि नाना जी कैसे थे, कितने स्ट्रिक्ट थे और मम्मी तो ये भी कहती थी कभी-कभी कि अगर तेरे नाना जी होते ना अभी, तो तुझे कहते कि बेटा इंडस्ट्री में मत आ। क्योंकि जी। वो होती है ना पुरानी जो सोच थी कि हमारी बेटियां इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। बट मम्मी ये भी कहती थी कि तेरा टैलेंट देख के वो ज़रूर खुश होते। कभी ना कहीं वो अपनी सोच को मरोड़ देते और कहते कि बच्चे जा और तू करके दिखा कुछ। बट बहुत लाड प्यार हुआ है बचपन में, बहुत स्कूल के किसी नाटक में पार्टिसिपेट किया। पता नहीं था कि मुझ में वो कैपेसिटी है या नहीं। फिर कॉलेज गई तो कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। तारीफ हुई, फिर किसी ने पूछा कि आप स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन करोगे? तो वहाँ से शुरुआत हुई एक्चुअल करियर की जी। और एक मन में ना कहीं ये मैंने ठान लिया था कि मैं अपने नाना जी की पहचान किसी को नहीं बताऊँगी जब तक मैं अपना खुद का नाम नहीं करती इंडस्ट्री में। क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए था कि अरे यगो जोशी जी की पोती है तो इनको काम दे दो। मुझे वो नहीं चाहिए था। उन्होंने अपने बलबूते पे नाम कमाया था, मुझे भी अपने बलबूते पे नाम कमाना था। वाह! उनकी पोती हूँ ना तो थोड़ी-सी हूँ ऐसी कि उन्होंने जो किया था वही मुझे करना है। मैं किसी का सहारा नहीं लेना चाहती हूँ। क्या बात है मैम। सच में मैम ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सच में ये हमारे लिए भी सीखने वाली बात है। अगर आप कुछ करना थैंक यू, चाहते हो तो थैंक अपने दम पे करो। सच में आप हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो जिस तरह से आपने काम किया और मैम थिएटर की अगर मैं बात करूँ तो थिएटर बहुत कुछ यू। सिखाता है। तो थिएटर का जी। एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगी मैम, अरे बाप क्योंकि रे! आपने मत काफ़ी पूछो प्लेस तो किए ऐसा। हैं। जी। जी, जी, काफ़ी एक्चुअली जी। जी। क्योंकि लाइव ही इंटरैक्ट करना होता है आई थिंक ऑडियंस को और हुँ, काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है जो एक्टिंग की बारीकियाँ जी, है और जिस तरह से आपने अलग-अलग करैक्टर को हुँ, निभाया है। अगर मैं जी, बात करूँ सीआईडी में भी आपने काफ़ी अच्छे करैक्टर किए हैं।
और जी। उसके बाद मैं मराठी सीरियल की बात करूँ, थोड़ी बहुत मुझे मराठी समझ आती है, हाँ, हाँ। लेकिन मैंने कुछ प्रोमो देखे हैं आपके सीरियल की और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओके। उसके बाद गुम है किसी के प्यार में, जिसमें आपने अम्बा का रोल किया है, और अभी हाल ही में आप एक जी। सीरियल कर रहे हो बातें कुछ अनकही सी, उसमें भी सरिता जोशी जी का कैरेक्टर जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। तो थैंक यू सो ये मच। जी मैम। तो ये हुँ, कहीं न कहीं जो एक्टिंग की बारीकियाँ है वो हमें थिएटर से सीखने को मिलती है। तो मैम जानना चाहूँगी मैम, कितना हुँ, हुँ। मुश्किल होता है थिएटर करना? मुश्किल तो होता है क्योंकि क्या है ना, आपके सामने ऑडियंस होता है। अगर आप बारीक से बारीक भी गलती करो ना तो वो ऑडियंस यूँ पकड़ लेती है। तो आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। दूसरी बात, आपको ढाई 3 घंटे स्टेज पे वो कैरेक्टर पूरी तरह से निभाना होता है। ऐसा नहीं कि अरे अभी मैंने कैरेक्टर पकड़ा, थोड़ी देर के बाद मैं संयोगिता बन गई, ये नहीं हो सकता। तो अगर आपने मतलब अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज का कोई एक लहज़ा पकड़ा है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, तो वो आपको थ्रू आउट रखना पड़ता है। और वो कभी-कभी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अगर आप फ़ैमिलियर ना हो उस लैंग्वेज से, जैसे कि समझो अगर मैंने कोई भोजपुरी कैरेक्टर करने की कोशिश की प्ले में, हालाँकि अभी तक नहीं किया है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्ज़ाम्पल। तो वो भोजपुरी लहज़ा, उस लैंग्वेज के कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स मुझे याद रखने पड़ेंगे क्योंकि स्टेज पे ना बहुत बार ऐसा होता है कि लाइन भूल जाते हो आप या वो पर्टिकुलर शब्द भूल जाते हो तो आप उसका पर्यायी शब्द यूज़ करते हो। आप अपनी लैंग्वेज में तो माहिर होते तो आप झट से वो दूसरा शब्द ऐड कर देते हो। लेकिन अगर समझो मैं गुजराती कर रही हूँ या पंजाबी कर रही हूँ और मुझे वो शब्द समझ में नहीं आए, पैरेलल इक्वल मीनिंग वाला शब्द अगर मुझे समझ में नहीं आए, तो फंबल हो जाएगा, तो मैं ब्लैंक हो जाऊँगी स्टेज पे। तो वो एक अटेंटिवनेस रखना बहुत ज़रूरी होता है जब आप स्टेज पे काम करते हो। और दूसरी बात ये होती है ना कि एक तो आप ऑडिबल कितने हो ऑडियंस को। आजकल जी, लेपल माइक लगा के प्लेज़ होते हैं, लेकिन जब पहले प्लेज़ होते या जब मैंने भी शुरुआत की थी, तब तो लेपल्स जी। नहीं थे। हैंगिंग माइक यस। और फुट माइक पे ही काम चलता था। तो आपके वॉइस की रीच कहाँ तक है? क्योंकि हमें बताया जाता था कि लास्ट रो में जो आदमी बैठा है, उस तक आपकी आवाज़ क्लियर पहुँचनी चाहिए। तो वो ध्यान में रखना, उसमें वो लाउड ना होने देना। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें ना बहुत मायने रखती है जब आप स्टेज पे काम करते हो। और दूसरी बात ये होता है कि आपके को-एक्टर्स के साथ आपके इक्वेशंस कैसे हैं। तो समझो अगर किसी के साथ मस्ती-मज़ाक में कुछ हो गया है, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। आपको वहीं भूलना है और आपको कैरेक्टर के हिसाब से उससे बात करनी है। जी, जी। वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मतलब आई कम फ्रॉम गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज। तो लड़कों से ना ज़्यादा मुलाकात नहीं होती थी। भाई के जो दोस्त थे या मेरे जो कज़िन्स हैं, उनसे जितनी मस्ती की उतना उतना ही। पर जब आप लड़कों के साथ काम करते हो, तो एक ना एज़ अ गर्ल मुझ में बहुत इन्हिबिशंस थी। मुझे कोई हाथ लगाए मुझे पसंद नहीं था। मैं कहती थी भैया दूर खड़े रह के जो भी करना है हम काम करेंगे बट पास मत आओ। मेरे एक डायरेक्टर ने ये बात नोटिस की और उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पति का रोल कर रहा है ना? मैंने कहा हाँ तो रोल कर रहा है ना, पति थोड़ी ना है मेरा। तो उन्होंने बोला बट आपको मानना है कि वो 3 घंटे वो आपका पति है, तो आपको हाथ लगा सकता है, आपका हाथ हाथ में लेके बैठ सकता है। तो मैंने ये मुझसे नहीं होगा, आप निकाल दो मुझे प्ले से, ये मैं नहीं कर सकती बिकॉज़ आई वाज़न्ट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल कि जो अच्छा हाँ, चलो भई करते हैं। बट वो डायरेक्टर ने कहा ठीक है आज रिहर्सल नहीं होगी, बैठते हैं। और मेरे जो पति बने थे उन्होंने उनको बुलाया, बोले बैठो संयोगिता के बगल में बैठो, हाथ पकड़ो उनका। 1 घंटे तक हाथ पे हाथ बैठ के पकड़ के बैठो, मुझे देखना है इससे क्या होता है। मैं इतनी शर्मा गई थी कि मुझे ना वो आदत नहीं थी बिल्कुल। बट ओह! यू विल नॉट बिलीव, हाँ जी, तो मुझे डर लग रहा था कि
मम्मी देखेगी तो क्या कहेगी, भैया ने देखा तो क्या होगा, यू नो, गोइंग बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहता है। जी। बट उस 1 घंटे ने बहुत कुछ बदल दिया मुझ में। मुझे, क्योंकि तब मेरे डायरेक्टर मुझसे बात कर रहे थे कि कैरेक्टर क्या होता है, आपको कैरेक्टर कैसे निभाना होता है, और छोटी छोटी बारीकियां जो एक कैरेक्टर को संयोगिता से अलग रख के कुछ अलग तरीके से प्रोजेक्ट करे, तो वो सारी चीजें समझ में आई। और आई थिंक वहां से मैं अपना काम एंजॉय करने लगी बहुत ज्यादा। ओह! ग्रेट मैम। यस, ये सभी चीज़ें कॉन्फिडेंस लेवल हुआ, आपका पंक्चुअलिटी हुई, ये हम्म, सभी थिएटर सिखाता है जी मैम। और उसके बाद जी। आपने मराठी सीरियल में भी काफ़ी अच्छा काम किया। अगर मैं बात करूँ उंच माझा जोका, जिसमें आपने सुभद्रा काकू का रोल किया था। हाँ वो जी। भी काफ़ी हिट हुआ है और इसके अलावा आपने काफ़ी मराठी सीरियल किए। तो आपकी जो मराठी इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई मैम? उसके बारे में जानना चाहेंगे। मराठी इंडस्ट्री में शुरुआत बहुत खराब हुई, क्योंकि जब मैं गई ऑडिशन देने पहले पहले शो के लिए, तो मुझे बोला कि अरे ऑडिशन तो बहुत फर्स्ट क्लास हुई है आपकी, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपको कहाँ कास्ट करें, क्योंकि मेरी आंखें अलग है और मेरा फेस कट जी। टिपिकल महाराष्ट्रियन नहीं है। आई हैव ग्रीन आईज और मेरा टिपिकल महाराष्ट्रियन फेस कट नहीं है, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे कैसे कास्ट करें। लेकिन आई एम प्राउड टू से कि आज मुझे मेरी आंखों की वजह से काम मिलता है। नेगेटिव ओह! रोल जो मैं करती हूँ, दैट जी। इज बिकॉज ऑफ माई आईज, एंड दिस इज माई यूएसपी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। बट उसके बाद मराठी इंडस्ट्री ने बहुत प्यार दिया, स्पेशली सुभद्रा काकू को बहुत, मतलब बहुत प्यार दिया लोगों ने। एक छोटा सा किस्सा है। सुभद्रा काकू, मतलब जब उनका माझा झोका शूटिंग चल रही थी, मैं पूना जी। गई थी। और पूना में एक एरिया है कॉल्ड अप्पा बड़वन चौक, जहाँ पे मैं कुछ किताबें खरीदने गई थी। तो मैं गई और अब वो पहचान वाले हैं, बचपन से जानते हैं सब लोग, तो उनसे बात कर रही थी मैं। तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि एक लड़का है पीछे, स्कूल का बच्चा, जो बार बार आके आपको देख रहा है। तो मैं बोला अच्छा, हो सकता है। तो मेरा काम खत्म करके मैं निकली, तो वो भागता भागता मेरे पास आया, फिर आगे गया, फिर थोड़ी देर बाद रुका, फिर मैं जब पहुंची तो फिर भाग के आगे गया। बोला, वो क्या रहा है? तो और फिर एक दुकान में मैं गई, तो भागता भागता मेरे पास आया और बोला हाँफ रहा था, तो मुझे बोला सुभद्रा काकू है ना आप? मैंने बोला हाँ, बस मैं कंफर्म करना चाहता था आपको। तो ओह! क्योंकि हम कैरेक्टर में जिस तरह से दिखते हैं विद अ गेटअप, एंड इन रियल लाइफ वी लुक लिटिल डिफरेंट। वी जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि मैं सुभद्रा काकू हूँ कि नहीं। और एक किस्सा है जी। जिसने मुझे सर्टिफिकेट दिया कि यस आई प्लेड दैट कैरेक्टर वेरी वेल। मैं पूना से वापस आ रही थी बॉम्बे, और फूड मॉल पे रुकी थी। अब अंदर खाना खाने जा ही रही थी, तो किसी एक बुजुर्ग औरत ने मुझे मतलब मेरा शोल्डर पकड़ के खींचा और एक चमाट मारी। तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि शायद मेरा धक्का लग गया होगा या पैर पे कुछ गिर गया होगा, पता नहीं क्या है। एंड बिफोर आई कुड रिएक्ट शी सेड, मराठी में उन्होंने बोला, कागज छळतेस आमच्या रमेला? रमा वॉज द मेन लीड। जी। अच्छा अच्छा, नहीं मारा है, सुबह काकू को मारा है। तो आई सेड ओके, ओह! दिस इज एक्चुअली अ सर्टिफिकेट गिवन बाय एन ऑडियंस। ओह! ना बहुत गुस्सा आता है जब हम आपको स्क्रीन पे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जी। लग रहा था कि मैं मिल के मारूं। मैं आप अब शांत हो गई, आप आपको अच्छा लगा? एंड देन शी सेड नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो the kind of appreciation you get from your audience is that boosts your energy, that boosts your creativity, and you always want to uh, go one up in your creativity, in your performance. तो वो बहुत जरूरी राइट। होता है। बिल्कुल मैम। और एक जो सीरियल आता था सुंदर आमचे घर। कंटिन्यू।
ओके। I can't hear you. यस, आई थिंक आपको मैम कॉल आई है, तो आप मुझे फिर से जॉइन कर सकते हो। I can't hear you. आपको ओके, ओके। मैम आपको कॉल आई है, तो आप मुझे फिर से जॉइन कीजिए। जॉइन मी अगेन। यस, आप मुझे फिर से जॉइन कर सकते हो। I can't hear you. Sorry. आप मुझे मैम फिर से जॉइन कीजिए। जस्ट 1 सेक। यस, जॉइन मी अगेन मैम। I can't hear you at all. यस, आप उसी लिंक पे जाके मुझे जॉइन कीजिए। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। और जब स्ट्रीमयार्ड पे किसी का जब हम लाइव होते हैं, अगर किसी का कॉल आता है तो आवाज़ नहीं आती। अ, आई थिंक मैम को कॉल आई थी, हो सकता है मे बी। एंड हेलो। Hello? Yeah, यस, now यस I मैम। can hear you. अभी आ रही? Yeah. यस, एक्चुअल में जब हाँ जी, आपको आई थिंक कॉल आई थी, उसकी वजह से मुझे कॉल लगता है आई कि थी। फिर आवाज़ चली जाती है। जी, जी। प्लीज़ राइट कंटिन्यू राइट मैम। राइट। उसके बाद आपने जो हम बात कर रहे थे, सुंदर आमचे घर, एक जी। अस्वा सुंदर सुपन बहुत सारे सीरियल में आपने काम किया है। मराठी की अगर बात करूँ तो हम्म, मराठी में आपने मतलब जी। लोगों को दीवाना बनाया है। थैंक यू थैंक यू। जी। और मैम इसके अलावा सीआईडी की अगर मैं बात करूँ, सीआईडी में भी आपने हम्म, काफ़ी करैक्टर किए हैं। माफिया लाइक जी। माफिया जो उसमें भी आपको काफ़ी पहचान मिले हैं, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे मैम। सीआईडी तो में जी, ये एक्चुअली सीआईडी का ये क्राइम पेट्रोल का है। जो इस मैंने टाइम एक चाइल्ड बेगर माफिया का रोल किया था। और वो मेरी पहली स्टोरी थी क्राइम पेट्रोल की। और जब मैं सेट पे पहुंची मुझे बताया गया कि किस तरह से अ, और उन्होंने मुझे एक्चुअली ये जो एक्चुअल लेडी है उसके बारे में बताया। इट्स रियल स्टोरी। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा कैसे लोग होते हैं, बच्चों से भीख मंगवाते हैं। और अगर कोई बच्चा 5 रुपए कम दे या 10 रुपए कम दे तो उन्हें मारते हैं बकायदा, पैर तोड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं। तो द काइंड ऑफ क्रूएल्टी दीज पीपल हैव इन देम वाज रियली शॉकिंग फॉर मी। तो एक सीन था जहाँ पे मुझे डायरेक्टर ने बोला था कि वो लड़की 5 रुपए कम लाती है तो आप उसे कमरे में लेके जाते हो और पीटते हो, उसे पैरों पे मारते हो। तो मतलब सर, अगर हम ये सिर्फ आवाज पे खेले तो चलेगा, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश करूंगी, बट फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, ये हम सिर्फ वॉइस ओवर पे प्ले करेंगे, वो एक्चुअल सीन शूट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें होती है ना, एसएमपी इशू आ जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। जी, तो इसीलिए तो मैं बच गई एक्चुअली, मुझे वो सीन नहीं जी, करना पड़ा। बट कहीं ना वो आपको तोड़ देता है अंदर से, जब ऐसे वाली स्टोरीज आप कैरेक्टर्स करते हो कि जी, ऐसे भी लोग हैं समाज में। एंड जी। विच रियली मेक्स यू थिंक कि क्या मिलता होगा इन लोगों को ऐसा बिहेव करके। राइट मैम। बहुत ही अगर क्राइम पेट्रोल की बात की है, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं मतलब इस तरह के। और आप जी किस तरह जी। से उस करैक्टर से बाहर निकलते हो मैम? ये ना मुझे मराठी की एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस है लालन सारंग, उन्होंने सिखाया था। मैं उनके साथ एक प्ले कर रही थी, लग्न। जी, और मेरा कैरेक्टर इतने उसमें अप एंड डाउन थे ना उस कैरेक्टर में, और इमोशनली कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देता था मुझे बाय द एंड ऑफ द प्ले। तो मैं ऐसे ही बैठी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। आई यूज्ड टू बी इन माय शेल वंस द प्ले गेट्स ओवर। तो लालन जी ने वो नोटिस किया और उन्होंने कहा कि क्या कर रही हो तुम?
अगर ऐसे करोगी ना तो तुम एज अ संयोगिता तुम शेल में चली जाओगी। तो तुम्हें कैरेक्टर और संयोगिता को अलग अलग रखना है। तो उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बताई थी कि एवरी एक्टर हैज अ बटन, उस बटन को ऑन कब करना है और ऑफ कब करना है ये तुम्हें जी, सीखना पड़ेगा। तो मैं ये करती थी कि जब प्ले खत्म हो जाता था तो मैंने मेरे को एक्टर्स को बोल के रखा था कि कोई मस्ती मजाक करो, कोई कोई जोक सुनाओ, कुछ करो कि ताकि मैं उससे बाहर निकल आऊं, जी, मैं किसी और ही इसमें चली जाऊं ताकि वो मैं भूल जाऊं। तो ये करना पड़ता था प्ले के दौरान। बट आई थिंक जी, सीरियल में क्या होता है ना, आप एक शॉट देते हो, आप वहीं तक वो प्ले उतने तक ही आप वो कैरेक्टर निभाते हो। तो वो जी, मेरे ख्याल से सीरियल में थोड़ा आसान हो जाता है, और मे बी नाउ इट इज बिकम इजियर फॉर मी कि ऑन एंड ऑफ, स्विच एंड स्विच ऑफ करना मेरे लिए आसान हो गया है। बट दिस इज सो नाइस कि एक बटन है आपके पास, कब स्विच ऑन करना यस। है कब स्विच ऑफ करना है ये आपको डिसाइड करना जी, जी, बिल्कुल मैम। और मैम है। आपने एक सीरियल किया था लक्ष्मी सादिवा मंगलम, जो कि मराठी जी सीरियल है। जी, ये जी। भी बहुत ही अच्छा और जैसे मैंने बात की सुंदर आमचे घर, उसमें उषा जी, आई थिंक उषा जी के साथ आपका जो हाँ जी। सीन था मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो वाला हाँ कैरेक्टर हाँ। आपका बहुत ही अच्छा जी। और इसके अलावा आपने जी बहुत काम किया है मराठी की अगर मैं बात करूँ इसके बाद अगर मैं इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करूँ, सिया की राम में मंत्रा का रोल, जी वो भी आपने बहुत ही अच्छा निभाया और बहुत ही अच्छा उसके बारे में मैं जानना जी। चाहूँगी मैम। वहाँ से भी कहीं न कहीं आपको हम्म, पहचान मिले हैं, मंत्रा का जो रोल किया था जी आपने। जी जी। वो किस तरह से एक तो आपका एक्सपीरियंस रहा है और कैसे मिला वो रोल मैम आपको? मुझे एक कॉल आया था कास्टिंग डायरेक्टर से कि मैम हम रामायण कर रहे हैं, तो आप आ सकती है ऑडिशन के लिए। तो मैंने बोला हाँ, आ जाती हूँ। और उन्होंने कहा कि मंथरा के लिए हम आपको टेस्ट करना चाहते हैं। तो फिर ओके। तो रामायण तो बचपन से सुना हुआ है, पढ़ा भी था मैंने बहुत, मंथरा के कैरेक्टर के बारे में बहुत जानती थी मैं कि वो क्या थी और कैसे वो मैनिपुलेट भी करती थी, लेकिन मैनिपुलेशन खुद के फायदे के लिए नहीं होता था कभी भी। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने अरे यार दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर, क्योंकि अगर हम देखें तो मंथरा, जब भी मंथरा का नाम आता है ललिता पवार जी का नाम इमीडिएटली आ जाता है, क्योंकि उन्होंने वहां जी, तक पहुंचा के रखा था उस कैरेक्टर को। तो मुझे ये चैलेंजिंग लगा, और मैंने कहा कि ये इक्वेशन थोड़ा अगर हिल जाए तो मजा आ जाएगा, कि लोग अगर समझने लगे कि मंथरा मतलब संयोगिता भावे तो मजा आ जाएगा। तो मैं बस ऑडिशन के लिए गई, उन्होंने मुझे समझाया एंड मैंने दे दिया ऑडिशन। और उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे और टेक नहीं चाहिए, ये टेक अच्छा है। तो आई वाज लिटिल डाउटफुल कि कभी कभी मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही टेक में सब हो गया। कभी हो जाता है कि दो तीन बार कि अरे, जो ऑडिशन लेते हैं वो अपने हिसाब से भी पूछते कि अरे इस तरह से भी करके दिखाइए, उस तरह से भी, दे वांट टू टेस्ट यू। मैं आ गई घर पे, एक 5 दिन के बाद मुझे कॉल आया कि मैम आप आइए, हमें आगे की चीजें डिस्कस करनी है। तो मेरा मतलब मैम यू आर फाइनलाइज फॉर मंथरा, एंड आई वाज सो हैप्पी क्योंकि इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी। एक तो वो झुक के, क्योंकि उन्हें कुबड़ था, हंस था, तो वो सब करके वो इट वाज रियली चैलेंजिंग फॉर मी कि उस पोर्ट्रे करना। और जब मैं हैदराबाद पहुंची शूट के लिए, पहला ही मेरा सीन गुरुशा जी के साथ था, गुरुशा कपूर के साथ। अब जी, गुरुशा को टीवी पे इतनी बार देखा है और सच अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं ये था कि कैसे इक्वेशन होगा, क्या होगा, केमिस्ट्री अच्छी बैठनी चाहिए, क्योंकि कैकेयी और मंथरा के ही सारे सीन्स होंगे। जी, बट यू विल नॉट बिलीव, यूं केमिस्ट्री बन गई। और हमारे सीन इतने बढ़िया होते थे कि डायरेक्टर हमें कहते थे कि
मतलब हमें पेट ये हुआ था कि मेरे मेरे दो अनमोल रतन, हमारे डायरेक्टर कहते थे कि कैकू और मंथु मेरे दो अनमोल रतन, कि जब आते हैं तो कुछ अलग ही माहौल क्रिएट करके जाते हैं। तो इट वाज रियली नाइस। और एक आई रिमेम्बर कि एक कलकत्ता से एक रिपोर्टर आई थी इंटरव्यू करने हमारे सेट जी। पे। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया था। तो उनकी नीस ने मेरा एक सीन रिक्रिएट किया था और वो शूट करके मुझे भेजा था तोहफे के तौर पे कि आप जाएंगी तो ओह! उन्हें प्लीज दिखाइएगा। सो दैट वाज अ वेरी टचिंग मोमेंट फॉर मी, वेरी टचिंग मोमेंट। ओह! ग्रेट मैम। और मैम इसके अलावा आपने लज्जा 2001 में किया था एंड धड़कन, जी हम फिर मिले या ना मिले, सुहानी सी लड़की, जी। बहुत सारे सीरियल में आपने काम किया है मैम। और उसके हाँ बाद जी। गुम है किसी के प्यार में अगर मैं बात करूँ जिसमें अम्बा का हम्म, आपने रोल किया था, वो भी बहुत ही कमाल का जी। रोल था। तो थैंक उसके यू, बारे थैंक में भी यू। जानना चाहेंगे क्योंकि टीआरपी आई थिंक नंबर 1 पे चला है वो शो। हाँ जी। जी। यस। तो वो कैसे मिला मैम गुम है किसी के प्यार में? अगेन ऑडिशन दिया था मैंने और मैं भूल गई थी कि मैंने ऑडिशन दिया है अम्बा का, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत बार आपको 4-5 लोग कांटेक्ट करते कि ऑडिशन भेजो, तो मैंने भेज दिया था, मैं भूल गई थी। अचानक से कॉल आया कि मैम आप आ जाइए और हमारे प्रोड्यूसर आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं गई, आई स्पोक टू हिम, हमारी बातें हुई कि क्योंकि ये पॉजिटिव कैरेक्टर था और उसकी खुद की story थी उस कैरेक्टर की जो बहुत मजेदार थी। और मुझे लगा कि पहली बार मैं हिंदी में कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैरेक्टर कर रही हूँ और जिसमें हल्के से निगेटिव शेड्स है जब अपने बच्चे की बात आती है, तो क्योंकि वो बच्चे से जी, बहुत पॉजिटिव है और उसके लिए कोई कुछ गलत हो ये नहीं चाहती है। तो बहुत शेड्स थे अम्बा की कैरेक्टर में और मैंने बोला नहीं, दिस इज अगेन अ चैलेंज एंड आई वांट टू डू इट। लकीली इतनी बढ़िया टीम मिली, इतनी बढ़िया, को एक्टर्स भी बहुत अच्छे थे और मजा आता था काम करने में। एक तो मेरे लुक्स भी अलग अलग थे, मतलब मेरा यंगर वर्जन भी मैं ही प्ले कर रही थी एंड द एक्चुअल एज भी मैं ही प्ले कर रही थी। जी, जी। तो इमोशनल सीन्स करते समय भी बहुत मजा आया। तो एंड लोगों ने बहुत प्यार दिया सच्ची में, मतलब ये गुम के लिए तो इतना प्यार दिया लोगों ने कि थैंक यू जी। एवरीवन, थैंक यू सो मच। यस। और मुझे भी बहुत ही प्यारा कैरेक्टर लगा है आपका जो अम्बा का। आपने थैंक और यू। मैम किस तरह से आपने जैसे यंग का भी किया और ओल्ड का भी किया, तो वो किस तरह से किया आपने वो कैरेक्टर और इतने अच्छे से निभाया वो आपने? थोड़ा सा ना, जी, हाँ, एक तो थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेट करना पड़ा था क्योंकि यंग, थोड़ा सा यंग वॉइस थोड़ा सा लगे, सॉफ्ट वॉइस लगे। और अगर हमने गेटअप भी चेंज किया था थोड़ा, तो उसमें वो हो गया एंड लोगों को लगा कि हाँ मैं दोनों निभा पा रही हूँ, कि यंग भी और आज का एज भी। सो दैट वाज रियली नाइस। और मुझे हमेशा बोलते थे सारे हमारे प्रोडक्शन और सारे क्रिएटिव, देखो हम आपको क्या क्या करने के लिए दे रहे हैं। मैं हाँ थैंक यू सो मच बिकॉज यू नो यू आर गिविंग मी अ चैलेंज एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज। तो अच्छा लगता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने आपका जो स्किल है उसको कितना स्ट्रेच कर सकते हो, आपको भी अपनी पोटेंशियल समझ में आती है। तो इट्स रियली नाइस एंड आई आई लव टू एक्सेप्ट चैलेंज। जैसे मंथरा के टाइम पे भी पूरा बेंड होके मैं सीन करती थी, कमर ओह! दुखने लगती थी, कभी कभी पैर दुखने लगते थे, क्योंकि पूरा सीन आपको वैसा करना है। तो इट वाज चैलेंजिंग बट निभाया एंड आई रियली लव इट, अच्छा लगा वो। जी। और उसके बाद हम्म, आपको बातें कुछ अनकही सी मिला और जिसमें आप सरिता जोशी का हम्म, रोल और उसके साथ ही साथ आप 36 गुने जोड़ी जो आप कर रहे हो, 36 गुनी हाँ जोड़ी, हाँ। जो कि मराठी या सीरियल, तो किस तरह से मैनेज करते हो आप मैम? 2-2 सीरियल आप एक साथ कर रहे हो? लकीली
लकीली देखिए दोनों प्रोडक्शन हाउस ना बहुत कोऑपरेटिव है, तो मैनेज करते हैं डेट्स मेरी बहुत अच्छी तरह से, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी-कभी हाँ, डे नाइट करना पड़ता है क्योंकि दोनों की डेडलाइन्स होती है। बट लकीली प्रोडक्शन हाउस जब आपका समझता है ना एक्टर को, तो फिर एक्टर भी अपनी तरफ से थोड़ा ज़्यादा देने की कोशिश करता है। और दोनों कैरेक्टर्स अलग है, लेकिन 36 गुणी जोड़ी बहुत सॉफ्ट कैरेक्टर है, बहुत आज की नानी है वो, नानी प्ले कर रही हूँ। अगेन जी, वांटेड टू चैलेंज माई सेल्फ कि मैं कर पा रही हूँ कि नहीं, इसीलिए मैंने वो कैरेक्टर लिया। और यहाँ पे टिपिकल सास प्ले कर रही हूँ, जो निगेटिव यस। है। तो वो हो जाता है कि बस आप सोचो कि अभी मैं सरिता जोशी हूँ, वहां जाके सोचो कि मैं आजी हूँ। बस वो उतना सोचो, बटन ऑन करो, काम पे लग जाओ। तो वो हो जाता है। आई डोंट नो मतलब हाउ आई चेंज माई सेल्फ इनटू फ्रॉम आजी टू सरिता और सरिता टू आजी, दैट मुझे भी नहीं पता, बट हो जाता है। एंड आई एम एंजॉयिंग डूइंग बोथ द कैरेक्टर्स। बहुत और मजा मैम आता है। रमेश काला सर के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि आई थिंक वो डायरेक्ट कर रही है और हाँ जी, बहुत ही हाँ ग्रेट जी, पर्सनालिटी जी, है। जी, जी। बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब पहला सीन था मेरा, मेरी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी हुई थी, मैं खांस रही थी बार बार। तो मैंने सर को बोला, सर आई एम सॉरी बट ऐसा ऐसा। सर मैम यू टेक योर ओन टाइम, आपने ओह! कैरेक्टर बहुत बढ़िया से पकड़ा हुआ है, आप जहां बोलेंगे कि आपको तकलीफ हो रही है हम लोग रुकेंगे। तो एक सपोर्ट इतना बढ़िया मिला ना डायरेक्टर से, एंड दैट रियली बूस्ट माय एनर्जी। मुझे लगा कि नहीं, मैं 90 नहीं, आई विल गिव माय 120%। तो और जब सामने से डायरेक्टर कहता है ना कि आपने बढ़िया पकड़ा है कैरेक्टर को, तो एक मजा आ जाता है। तो ही इज वेरी सपोर्टिव, ही इज वेरी सपोर्टिव। वो आपको छोड़ देते हैं, वो चाहते हैं कि आप वो देखना चाहते हैं कि एक्टर कहाँ तक जाता है। जी, और अगर डायरेक्टर की जो सोच है वहां तक एक्टर पहुंच रहा है, तो उन्हें ज्यादा मेहनत लेने की जरूरत नहीं होती है। और अगर कहीं 19-20 है, फिर वो बोलते हैं कि मैम ये ना थोड़ा ऐसे करके देखिए। सो दैट इज एन एडेड थिंग फॉर एन एक्टर कि हाँ, अरे मैंने इस एंगल से क्यों नहीं सोचा, चलो इस एंगल के सोच के देखते हैं कि कैसा जाएगा ये। सो दैट इज रियली नाइस एंड इज अमेजिंग, इट्स वंडरफुल वर्किंग विद देम। एंड बात है कि सारी टीम बहुत अच्छी है। तो मेरा बेटा यस। जो बना है करण, जी, इज सच अ वंडरफुल पर्सन, सच अ वंडरफुल पर्सन। तो बहुत अच्छा लगता है उसके साथ काम करने में। छोटी छोटे हम लोग एक दूसरे को सजेशन भी देते हैं। वो मुझे हमेशा पूछता रहता है कि अच्छा इसको मराठी में कैसे बोलूं। और वो इतने जल्दी से मराठी एक्सेंट पिकअप कर लेता है, वो इतने मतलब फ्लॉलेसली वो बोल देता है ना कि कोई बोलेगा ही नहीं कि अरे ही इज नॉट महाराष्ट्र। ओह! तो हाँ, बहुत बढ़िया से अगर मैं अ, 2-3 शब्द भी एक साथ बोलूं उससे कि अच्छा ये नहीं करना, ऐसे नहीं, इसको इस मराठी में ये बोलते हैं, तो इमिडिएटली वो पिकअप कर लेता है। So that is really good and gem of a person to work with. Seriously, amazing. ओह! और मैम आई थिंक हितेश संपत सर भी आपके साथ काम कर रहे हैं। आई थिंक वो आपके हस्बैंड बने हैं उसमें। हाँ जी, हाँ जी, जी। जी। यस, काफ़ी तो जो वो भी बहुत ही अच्छे अच्छा शो हैं। है और मैं देखती रहती हूँ। थैंक यू सो मच। जी मैम। मजा और आता मैम है इसके उसमें अलावा काम करने में। जी, और मैम इसके अलावा हम्म, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। काफ़ी जी, चेंजेस आए हैं और आप काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री से जुड़ी हो और आपका इंडस्ट्री में अहम योगदान रहा है। तो मैं जानना हम्म, चाहूँगी आजकल जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म चला है, वेब सीरीज़ का प्रचलन चला है, उसके बारे में क्या हम्म, कहना है मैम? क्योंकि आपने भी वेब सीरीज़ की है, शॉर्ट फ़िल्में की है, जी। तो मैं जानना चाहूँगी। जी। ओटीटी प्लेटफॉर्म की जरूरत है क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो आप उसे सीरियल में या फिल्मों में बांध नहीं सकते हो। तो आपको वो सब्जेक्ट ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत होती है कि ताकि आप बहुत सारे ऑडियंस तक पहुंच पाओ।
क्योंकि देखिए अगर मैं जैसे समझो अगर मैं स्कैम है, अगर स्कैम में फिल्म करना चाहूँ स्कैम की, तो बहुत छोटी सी बन जाएगी वो फिल्म, वो सब कुछ मैं दिखा नहीं पाऊंगी। या अगर सीरियल करना चाहूंगी तो इतना इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको एक दरिया दिया गया है कि जिसमें आप आपका सब्जेक्ट अच्छे से दिखा सकते हो। So I think OTT platform is definitely needed. It's needed. But the sad part is कि थोड़ा सा ओवर हो रहा है कुछ चीजों में कि बहुत ही बोल्डनेस आ गया है, बहुत ही जी, एक्सपोज कर रहे हैं लोग। हर एक कोई भी ओटीटी मैं कोई भी वेब शो देखती हूँ तो उसमें वो एलजीबीटी एंगल आ ही जाता है। तो मेरा मानना ये है, दिस इज ऑफ कोर्स दिस इज माय थिंकिंग, इट नॉट नेसेसरी कि आपको एलजीबीटी एंगल हर जगह पे लाना है, नॉट नेसेसरी कि आपको फीमेल्स को या मेल एक्टर्स को एक्सपोज करना, मतलब न्यूडिटी लाना जरूरी नहीं है। आप बिल्कुल क्लीन मैम। वेब शोज भी कर सकते हैं। तो क्योंकि क्या है ना, देखिए आजकल ना रिमोट बच्चे के हाथ में भी आ गया है। आप एक छोटा राइट, सा समझो 5-6 साल का बच्चा अगर इस तरह के वेब शोज देख रहा है तो उनकी मेंटालिटी पे क्या असर होगा, ये हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप हर किसी को पेरेंट लॉक चाइल्ड लॉक नहीं कर सकते। चाइल्ड लॉक कितनी चीजों बिल्कुल। को आप करेंगे। तो ये थोड़ा सा अगर हम ध्यान में रखें। देखिए मैं इंटरनेशनल वेब शोज भी देखती हूँ, बट वहां पे भी जिस तरह से इन सारी चीजों को हैंडल किया जाता है, देयर इज अ ब्यूटी टू इट। देयर इज एक छोटी मतलब दिस इज अगेन माय थिंकिंग कि वो हवस नहीं दिखता है मुझे कहीं, वो मुझे प्यार नजर आता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर इज अ थिन लाइन जी, बिटवीन हवस एंड प्यार। जब मैं आई वाज इन कॉलेज एंड आई सॉ प्रिटी वुमेन, वी वर इन अ ऑ कि अरे बाप रे ऐसे कैसे कर सकते हैं। बट जिस सटलिटी से उन्होंने वो सीन्स किए हैं वो कहीं पे भी वल्गर नहीं दिखता। तो अगर हम लोग मतलब एज इंडियन क्रिएटर्स अगर हम लोग ये ध्यान में रखते कि इसे कैसे खूबसूरती से पेश किया जा सकता है और जितनी कम एक्सपोज करके जितना कम हो सके वो बहुत अच्छा राइट। होगा। अदरवाइज अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स आ रही है ओटीटी पे एंड इट्स आई रियली लव इट। ये बात आपने बहुत ही अच्छी कही है क्योंकि आजकल आफ्टर लॉकडाउन आई थिंक काफी जी जो बच्चे हैं फोन यूज करते हैं, तो जी। ये आपने देखिए सच में बहुत अच्छी काफी कुछ ऐसी वेब सीरीज है जो हम देख नहीं पाते हैं, कुछ इस तरह एब्सोल्युटली से हम भी नहीं देख कंटेंट भी आ पाते। रहे हैं। जी मैम। तो, जी। तो और आप मैम इमेजिन करो अगर जी, और मैम इंडस्ट्री की बात करूँ तो आपकी कोई ना कोई हम्म, इंस्पिरेशन भी रही होगी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो? जी जी। मेरी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस है मेरिल स्ट्रिप। जी, मैं दंग रह जाती हूँ जब मैं उनकी फिल्म देखती हूँ कि जिस तरह से वो कैरेक्टर्स निभाती है। ओ माय गॉड इट्स अमेजिंग। तो वो एक है कि कहीं ना कहीं एक है ख्वाहिश कि मैं ऐसा कुछ रोल कर पाऊँ कि जो उन्होंने किया था, यू नो क्वाइट सिमिलर टू दैट, तो मजा आ जाएगा। और अगर इंडियन सिनेमा की बात करें ना तो मुझे जो हमारी सारी पुरानी एक्ट्रेसेस थी, वहीदा जी देखिए आप, नूतन जी लीजिए, वैजंती माला जी, इतनी बढ़िया एक्ट्रेसेस है ये कि छोटी छोटी चीजों में छोटे छोटे एक्सप्रेशन में बात कैसे पहुंचानी जानी चाहिए, बहुत सीखने को मिलता है। या संजीव कुमार जी देखिए, सच अ वंडरफुल एक्टर, सच अ वंडरफुल एक्टर। कितने अलग अलग कैरेक्टर्स उन्होंने किए थे। नया दिन नई रात में 9 कैरेक्टर्स अलग अलग निभाना इज नॉट अ जोक। तो कहीं ना कहीं
हमारे पास भी इतना खजाना है, तो हर एक से भी अगर छोटा छोटा ले लो, जैसे मैं रोहिणी हट्टंगडी जी के साथ 2 सीरियल्स कर चुकी हूँ, एंड जी। इतना कुछ सीखा है उनसे, इतना कुछ सीखा है। इतनी बड़ी एक्ट्रेस होके, इतनी बड़ी स्टार होके, शी इज सो हम्बल, इतनी डाउन टू अर्थ है। तो ये जो छोटी छोटी क्वालिटीज है ना, वो सीखने में सीख, यू नो, यू शुड टेक देम एंड यू शुड चेरिश देम। कि एक सीरियल करके हम लोग वहां पहुंच जाते हैं, हम समझते कि अरे मेरे जैसा कोई नहीं, अरे इन लोगों को जी, देखो, इन्होंने क्या क्या किया है, बिल्कुल एंड स्टिल मैम। दे आर कंप्लीटली बहुत हम्बल है। तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे लगता है कि हमने सीखनी चाहिए। राइट मैम, बिल्कुल सही कहा है। और मैम आपने अभी दीपक तिजोरी जी के साथ भी एक फ़िल्म की है इत्तर, उसके बारे हाँ में भी जी। हम जानना चाहेंगे। So it's a very lovely film. Basic one line is कि life gives you second chance to fall in love. तो waiting for this film to get released, मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि I want audience to watch this film. दीपक तिजोरी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता दोनों बढ़िया एक्टर्स है, बहुत बढ़िया यस, एक्टर्स है। और जब आप लोग ये फिल्म देखोगे तो आप बोलोगे, अरे दीपक जी को हमने पहले ऐसे रोल्स में क्यों नहीं देखा। ही हैज सो मच पोटेंशियल जो बॉलीवुड ने अनफॉर्चुनेटली एक्सप्लोर ही नहीं किया। इट्स, आई फील वेरी सैड, ही इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर, बट यस, ऑडियंस ने उन्हें हमेशा सेकंड लीड, पैरेलल लीड में रखा। उन्होंने उन्हें फोर फ्रंट पे क्यों उन्हें लेके नहीं आए, समझ में नहीं आता है। बट जब जब ये फिल्म रिलीज होगी ना, एवरीबडी विल रियलाइज अबाउट हिज पोटेंशियल एंड इट्स अमेजिंग। बहुत ही बढ़िया रहा उनके साथ काम करना। अगेन एज आई सेड कि ये जो बड़े लोग होते हैं ना, वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि आपको नहीं लगता कि अरे आप इनके साथ पहली बार काम कर रहे हैं। तो मुझे राइट लगा हम मैम। तो सालों सालों से जानते हैं एक दूसरे को, एंड यू नो इट इज अ डे टू डे थिंग कि जो हम सीन्स कर रहे हैं, तो ये हमारे घर में रोज होता है। तो इतनी इतनी ईज थी, इतना प्यारा माहौल था वहां पे। तो वो 15-20 दिन कैसे निकल गए समझ में ही नहीं आया। तो वंडरफुल वर्किंग, क्योंकि एक तो इतने बड़े बड़े नेशनल अवार्ड विनर्स है इस फिल्म में। जी। तो डायरेक्टर, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, एवरीबॉडी। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने में बहुत मजा आया, एंड आई रियली फील ऑनर्ड दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद दीस गाइस। ओह! विश यू ऑल द बेस्ट मैम, और हम वेट करेंगे इस थैंक यू। फ़िल्म का। जी। पक्का पक्का, और मैम जरूर इसके देखेंगे। अलावा अगर मैं हॉबीज़ की बात करूँ तो आपकी हॉबीज़ क्या-क्या है और क्या-क्या करते हो? आई लाइक टू रीड अ लॉट, बहुत पढ़ती हूँ। देर आर सर्टन थिंग्स विच फैसिनेट्स मी, जैसे ब्रायन विस की बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ मैं, रीइंकार्नेशन, और उस पे तो पता नहीं क्यों इंटरेस्ट है, बट आई हैव इंक्लिनेशन टूवर्ड्स दैट। तो वो किताबें पढ़ती हूँ, फिक्शंस बहुत पढ़ती हूँ मैं, और हिस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ। इसके अलावा आई वाज इन एनसीसी, तो ट्रैकिंग माउंटेनियरिंग तो किया है, हॉर्स राइडिंग अच्छा लगता है। हालांकि अब ओह वाह! टाइम नहीं मिलता ये सब कुछ करने के लिए, बट यस, आई लव टू। एंड आई लव टू डिजाइन, आई एम अ डिजाइनर बेसिकली, आई एम डन माय यस, ग्रेजुएशन इन कॉस्ट्यूम टेक्सटाइल। डिज़ाइनर या हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग बंद कर दी है, लेकिन बहुत जल्द, अगर बाय गॉड ग्रेस अगर हो सके, तो मैं बहुत जल्द अपना खुद का ब्रांड शुरू करना चाहती हूँ। ओह तो कीपिंग वाह! माय फिंगर्स क्रॉस कि हो जाए जल्दी। यस, तो वो कोशिश डेफ़िनिटली है। मैम। यस, जी डेफ़िनिटली जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती, और जी जी। डेफ़िनिटली हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। और मैम जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली मैम जो एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं, उन्हें इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन्हें? हम्म। जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि इस इंडस्ट्री की चकाचौंध और पैसा देख के या ग्लैमर देख के इस इंडस्ट्री में प्लीज मत आइए। अगर आपके पास वाकई टैलेंट है,
और आप कुछ मेहनत करके कुछ अचीव करना चाहते हो तभी इस इंडस्ट्री में आइए, वरना मत आइए। क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन देखा है मैंने, जब काम नहीं मिलता, आप बहुत होप लेके आते हो, जब काम नहीं मिलता तो जो फ्रस्ट्रेशन होती है, और उस फ्रस्ट्रेशन के चलते बहुत ऐसे लोग हैं जो गलत रास्ते पकड़ लेते हैं। तो वो ना हो आप लोगों के साथ। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर वाकई आप में टैलेंट है तो ही आप इस इंडस्ट्री में आइए, वरना मत आइए। क्योंकि इट इज वेरी सैड बट आई वुड लाइक टू मेंशन इट कि आजकल ना इंस्टा फॉलोअर्स आपके कितने हैं ये देखकर कास्टिंग होती है, विच इज वेरी रॉन्ग। यस यस मैम, ये मैंने भी सुना है मैम जी, तो बहुत बार जो कि होता है बहुत कि ही ऑडिशन गलत के लिए बात है। कॉल आता है, बहुत ही गलत बात है। देखिए, रील करना और एक्चुअल एक्टिंग करना ये दो अलग चीजें हैं। तो आप रील बना के आपके फॉलोअर्स कितने हैं, इससे अच्छा ये होगा कि कास्टिंग वाले और ये सब देखें कि ये बेसिकली एक्टर कैसा है या कैसी है, और कास्टिंग करे तो बहुत बढ़िया होगा। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप में टैलेंट है तो ही इधर आइए, वरना there are so many other things you can do and you know get money, get name, fame. यस एब्सोल्युटली राइट मैम, एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच मैम, इट मीन्स अ लॉट। Thank you थैंक so यू सो much. मच Had a lovely time. Thank you. सेम या मैम, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं